आज हम बात करने वाले हैं पाउलो कोएल्हो के उस मशहूर नॉवेल की, द एल्केमिस्ट। ये कहानी है एक चरवाहे लड़के की जो एक सपने के पीछे अपनी पूरी की पूरी दुनिया दांव पर लगा देता है। तो आखिर उसकी ये यात्रा हमें सिखाती क्या है, आइए पता करते हैं। जरा सोचिए, 1 साल की कड़ी मेहनत और नतीजा, हमारे चरवाहे के पास इतनी दौलत आ गई थी कि वो अपनी पुरानी जिंदगी से दोगुनी बड़ी जिंदगी खरीद सकता था। मतलब पूरी 120 भेड़ें। ये सिर्फ भेड़ें नहीं थीं, ये थी सुरक्षा, ये थी आराम की गारंटी। तो सवाल यही उठता है, उसने ये सब एक सपने के लिए जोखिम में क्यों डाला? सोचिए, एक तरफ थी आरामदायक जानी पहचानी जिंदगी जो उसे वापस बुला रही थी, और दूसरी तरफ एक अनजाना अनिश्चित सपना। उसने दूसरा रास्ता क्यों चुना? भाई, यही तो इस कहानी का असली मजा है, असली रहस्य। तो पहला सबक, क्रिस्टल से मिला सबक। उसकी यात्रा का पहला पड़ाव बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड था। एक क्रिस्टल की दुकान, पर यह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी। ये तो एक तरह का टेस्ट था, एक परीक्षा जो उसे आगे आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार कर रही थी। लड़के का एक छोटा सा आइडिया था कि चाय को क्रिस्टल के ग्लासों में परोसा जाए, और बस इस एक आइडिया ने उस शांत सी दुकान की पूरी किस्मत ही पलट दी। लेकिन बात सिर्फ दुकान की नहीं थी, इससे भी बड़ा सबक उसने खुद सीखा। वो ये कि जब कोई किसी काम में अपना पूरा दिल लगा देता है ना, तो पूरी कायनात उसकी मदद करती है। यही है उत्साह की भाषा। और इसी दुकान में वो क्रिस्टल का व्यापारी उसे एक बहुत पावरफुल शब्द सिखाता है, मकतूब। ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है ये लिखा हुआ है। मतलब ये आइडिया कि हमारी जिंदगी में कुछ चीजें, कुछ घटनाएं पहले से ही तय होती हैं, जैसे किसी किस्मत की किताब में लिखी हुई हो। मकतूब, सिर्फ एक शब्द, लेकिन इसने लड़के की पूरी सोच बदल दी। उसे एकदम से एहसास हुआ कि उसका उस दुकान में आना, उसे बदलना, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था, ये मकतूब था, उसकी किस्मत का हिस्सा। बिल्कुल वैसे ही जैसे उस व्यापारी का अपने मक्का जाने के सपने को सिर्फ सपना ही बनाए रखना शायद उसकी किस्मत थी। तो अब आता है दूसरा पड़ाव, चरवाहे का चौराहा। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां लड़के को एक बहुत बड़ा फैसला लेना है। एक ऐसा चौराहा जहां से उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। तो देखिए, उसके सामने 2 रास्ते बिल्कुल साफ थे। एक तरफ स्पेन लौटना, 120 भेड़ें खरीदना, एक जानी पहचानी आरामदायक जिंदगी जीना, और दूसरी तरफ पिरामिडों तक जाना, एक सपने का पीछा करना, एक अनजान रेगिस्तान का सामना करना, अपने खजाने को खोजने का एक मौका। एक तरफ सुरक्षा, दूसरी तरफ सपना। और ये पहला रास्ता कितना आसान था, है ना? भेड़ों की दुनिया, सब कुछ जाना पहचाना, बिल्कुल सुरक्षित। यहां कोई मुश्किल सवाल नहीं थे, कोई रिस्क नहीं था। बस वही जिंदगी थी जिसे वो पहले से जानता था, जिसे वो पीछे छोड़कर आया था। तीसरा हिस्सा, संकेतों का पालन। तो जब वो इसी कंफ्यूजन में फंसा था, इसी दुविधा में था, तभी उसके अतीत से एक इशारा मिला, एक संकेत जो उसे याद दिलाने आया था कि उसकी असली मंजिल आखिर है क्या। हुआ ये कि जैसे ही वो अपना सामान पैक कर रहा था, अचानक उसकी पुरानी थैली से 2 पत्थर जमीन पर गिरे, यूरिम और थुम्मिम। बूढ़े राजा का वो तोहफा जिसे वो लगभग भूल ही चुका था। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये कायनात का एक साफ साफ इशारा था। और उन पत्थरों को देखते ही उसे बूढ़े राजा की कही बात याद आ गई। सपने देखना कभी मत छोड़ो, संकेतों का पालन करो। ये सिर्फ एक भूली बिसरी याद नहीं थी, ये तो एक आदेश जैसा था, एक वादा जो उसे पूरा करना था। बस उसी पल उसका फैसला हो गया। सारा डर, सारी हिचकिचाहट गायब। उसे एक बहुत सीधी सी लेकिन गहरी बात समझ में आई कि चरवाहा तो वो कभी भी दोबारा बन सकता है, वो जिंदगी तो हमेशा वही रहेगी, लेकिन पिरामिड जाने का ये मौका, ये शायद फिर कभी ना मिले। और इसी एक एहसास ने उसे आजाद कर दिया। चौथा भाग, रेगिस्तानी कारवां। तो फैसला हो चुका था। लड़के ने शहर की जानी पहचानी गलियों को अलविदा कहा और एक बहुत बड़े कारवां के साथ सहारा रेगिस्तान की अंतहीन रेत पर कदम रख दिया। अब शुरू होती है एक नई दुनिया, और सामने थी एक नई चुनौती। और इसी कारवां में उसकी मुलाकात होती है एक नए साथी से, एक अंग्रेज। ये आदमी भी ज्ञान की तलाश में है, बिल्कुल लड़के की तरह, लेकिन उसका तरीका बिल्कुल अलग है। वो दुनिया को जीकर नहीं, बल्कि किताबों से पढ़कर समझना चाहता है। और ये कारवां कोई छोटा मोटा नहीं था,
ये तो अपने आप में एक चलता फिरता शहर था। सोचिए, 200 लोग और 400 जानवर, सब एक साथ अंतहीन रेगिस्तान को पार कर रहे थे। रेगिस्तान की उस खामोशी के बीच ये एक जीती जागती दुनिया थी, जिसके अपने कानून थे, अपने नियम थे और अपनी एक अलग ही भाषा थी। और फिर जब दोनों बात करना शुरू करते हैं तो एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। अंग्रेज बताता है कि वो भी संकेतों में यकीन करता है। वो एक कीमियागर को ढूंढ रहा है ताकि सार्वभौमिक भाषा सीख सके। और फिर वो लड़के को अपने यूरिम और थुम्मिम दिखाता है। उसी पल लड़के को समझ आ जाता है कि उनका मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये भी एक संकेत है। और अब हम पहुंचते हैं 5वें और सबसे गहरे हिस्से पर, दुनिया की आत्मा। यहीं पर यह यात्रा एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचती है। संकेत, सपने, किस्मत, ये सारी चीजें मिलकर एक बड़े आइडिया को जन्म देती हैं, जिसे नॉवल में दुनिया की आत्मा कहा गया है। तो ये दुनिया की आत्मा है क्या? ये वो सिद्धांत है जो हर चीज को कंट्रोल करता है, एक ऐसी पॉजिटिव शक्ति जो खुशी से और मजबूत होती है। ये वो आइडिया है कि इस धरती पर हर चीज की एक आत्मा है। पत्थर, पौधे, जानवर, इंसान सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और फिर अंग्रेज वो लाइन कहता है जो शायद इस पूरी किताब का दिल है। जब कोई किसी चीज को पूरे दिल से चाहता है तो वो दुनिया की आत्मा के सबसे करीब होता है। मतलब जब कोई कुछ शिद्दत से चाहता है तो उसकी वो चाहत सिर्फ उसकी नहीं रह जाती, वो पूरी कायनात की चाहत बन जाती है। ये बात सुनकर लड़के को सब कुछ साफ होने लगता है। वो समझ जाता है, उसे महसूस होता है कि ये कारवां और ये रेगिस्तान, ये दोनों एक ही भाषा बोल रहे हैं। एक ऐसी भाषा जिसे कानों से नहीं दिल से महसूस किया जाता है। और यही तो है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज जो हमें दुनिया की आत्मा से जोड़ती है और बिना शब्दों के सब कुछ समझना सिखा देती है। तो अगर हम लड़के की पूरी यात्रा को देखें तो ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, ये सीखने की यात्रा है। भेड़ों के साथ रहकर उसने प्रकृति से सीखा। क्रिस्टल की दुकान में उसने धैर्य और मकसद को समझा। संकेतों ने उसे भरोसा करना सिखाया। और अब रेगिस्तान उससे वो सार्वभौमिक भाषा सिखा रहा है। और लड़के की ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर उसकी किस्मत में पिरामिड तक पहुंचना लिखा था तो इसका मतलब है कि हर किसी की अपनी एक यात्रा लिखी हुई है ना। तो सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सा सपना है, वो कौन सा खजाना है जो किसी की अपनी कहानी में उसके मिलने का इंतजार कर रहा है।